ओवैसी जी का शुक्रगुजार हूँ. मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ मुझे 7 मिनट दीजिए, मैं खत्म कर दूंगा. मैं मैडम प्लीज, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ. मैं वादा कर रहा हूँ. यू प्लीज मैडम बिल्कुल. एक्चुअली यू हैव 3 मिनट्स. मैं आपको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैडम मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि आज जिस शख्सियत को हम खराज अकीदत पेश करने के लिए खड़ा हुए हैं, प्लीज 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 आपको 2 मिनट दे दूंगी. आपको भी 3 मिनट बोला है मैंने. प्लीज 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 बैठिए ना, आप बैठिए, आपको भी मिलेगा. प्लीज ये अरे बाबा दे दूंगी, बैठिए प्लीज. मैडम you will also get 2 minutes. हम जिस शख्सियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर इस इजलास को बुलाया गया है, मेरी नज़र में वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े दानिशमंद थे, बेहतरीन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, बेहतरीन माहिर माशियात थे. और मैंने इस बात को पहले भी अवाम में दोहराया, आज भी दोहरा रहा हूँ कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कायद था महात्मा गांधी से बढ़कर तो बाबा साहब अम्बेडकर थे. मैडम इस मुल्क में, हमारे मुल्क में इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर नेहरू वजीर आजम नहीं बनते तो अम्बेडकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाते, और अगर नेहरू वजीर आजम नहीं बनते तो कोई और इस दस्तूर को बनाता और यकीनन हिंदुस्तान एक मजहबी मुल्क बन जाता. तो यकीनन खराज अकीदत पेश करना पड़ेगा हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम को भी. तीसरी बात यह है मैडम कि आज हम देखते हैं कि इस मुल्क के वजारत उज़्मा के ओहदे पर बड़े लोगों ने उसको मौका मिला है, मगर मैं यह मानता हूं कि 3000 साल की मसाइब और मुश्किलात और जुल्म के खात्मे और उसके एक पैगाम देने के लिए बहुत जरूरी है कि आज हिंदुस्तान को जरूरत है कि एक दलित हिंदुस्तान का वजीर आजम बने. इससे एक बहुत बड़ा सही पैगाम जाएगा. पांचवी बात यह है मैडम कि आज हमारी जमहूरियत, हमारे बुजुर्गों ने इस बात को फैसला किया कि हमारी जमहूरियत पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी, मगर आज हम क्या देखते हैं कि अफसोस के साथ हमारे इस ऐवान में सिर्फ 6% मुस्लिम अक़लियत के नुमाइंदे जीत के आते हैं. बताइए ये कहां तक उन लोगों के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं जिन्होंने ये ख्वाब देखा था कि हिंदुस्तान पार्लिमानी जमहूरियत को अपनाएगा और पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाएगा. अगर यही सिलसिला चलता रहेगा मैडम तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये ऐवान सिर्फ अक्सर तबके का होकर रह जाएगा. बाबा साहब अम्बेडकर ने अक़लियतों के लिए आर्टिकल 29 और 30 को दिया मैडम. 29 और 30 के तहत अक़लियतों की जबान, उनके कल्चर और उनके तालीमी इदारों की हिफाजत होती है. मैं यहां पर आपकी इजाजत से, बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को क्या कहा था कि डू डाई हार्ड्स हु हैव डेवलप्ड अ काइंड ऑफ फैनेटिज्म अगेंस्ट माइनॉरिटी प्रोटेक्शन. आई वुड लाइक टू से 2 things. One is minorities are an explosive force which if it erupts can blow up the whole fabric of the state. The history of Europe bears ample and appalling testimony of the fact. Minorities of India have agreed to place their confidence in the hands of majority. He said it is for the majority to realize the duty, not to discriminate against minority. This is the golden word said by Baba Sahib Ambedkar. Why are Muslims being denied the benefit of Article 15 and 16? Madam, the Prime Minister have taken oath. The oath of Prime Minister who took 26th May was, I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law. But I have seen the Prime Minister openly saying that he will sacrifice his life if reservation is taken away from OBCs, EBCs, Dalits. Is the Prime Minister not for the Muslims? Is the Prime Minister not for Muslims? How can the Prime Minister violate his own oath of law? How can the Prime Minister deny the benefits of Article 15 and 16? Madam, when it comes to Article 44, let me quote, Madam, please, please, 2 minutes. Let me quote what the Baba Sahib Ambedkar's article on Article 44 on 2nd of December. Ambedkar quoted, we must remember, including members of Muslim community who have spoken on this subject, one can appreciate the feelings very well. The sovereignty is always limited. No matter even if we assert it is unlimited, because sovereignty in the excess of power must reconcile itself to the sentiment of different communities. No government can exercise its power in such a manner as to provoke the Muslim community to rise in rebellion. This is what Ambedkar said on 2nd of December. You talk about UCC. I challenge you. Can you take out Article 371 and 371G? Can you impose uniform civil code in Kashmir? No, you cannot. People who talk about benefit of Muslim women, let me remind you, what about Article 21, right to life? What about my life, which was taken away in emergency time, which was taken away in 92 December, which was taken in the streets of Delhi in 84, which was taken away in the streets of Ahmedabad? Where did right to life go? Right to life have been abused
We talk about paying homage to Ambedkar, madam, but the communal rights in India are an example of violation of Article 21. Yes. Madam, I am concluding. Right to life is a fundamental right. Article 48 is not a fundamental right. Madam, may I also Yes, point out, yes. lastly, madam, may I also point out what the Honorable Home Minister Now said. complete. Madam, concluding, the Honorable Home Minister talked about secularism. I want to know from him, Madam Speaker, are the statements given by his own ministers that if you want to eat beef, go to Pakistan? Yes. Does he believe in yogic farming? Does he believe that Quran and Bible are not the soul of this country? Does he believe what the Haryana CM has said? Madam, what is secularism? What is secularism? Let them define. Madam, please allow me to Madam, allow me to conclude. Yes. Madam, allow me to conclude. Allow me to conclude by saying secularism is the basic structure of constitution as Yes, said by yes. Bommai. I want to know from the Honorable Home Minister, organizer of 30th November said this constitution should be burned. This constitution should be burned. I want to know from him whether the Prime Minister also said 1200 साल की गुलामी के बाद इख्तियार मिला. मैडम, ये 1200 साल की गुलामी Yes, कहाँ है? it's not अब there. पटेल, सरदार पटेल ने कहा था, कब कहा था? Yes. 31 में कहा था कि 200 साल की गुलामी थी. मैडम, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बनाया जा सकता. ये बात आज जो कर रहे हैं होम मिनिस्टर का मंच और मकसद it's ये okay now. कि प्रियम्बल को Mr. तोड़ा Pidila, जाए you don't और know. वहां पर हिंदू राष्ट्रवादी कोशिश कर रहे हैं. इसीलिए Yes, मैं it's okay. खत्म कर रहा हूं. मैडम, आपकी इजाजत से मैं खत्म कर रहा हूं. मैं ये समझता हूं कि आज इस मुल्क के मल्टी कल्चरलिज्म खतरा है. कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ताकत है. सेकुलरिज्म के खिलाफ तो आपसे खतरा है, हमसे खतरा नहीं है. आप अपने आप को बचाइए, हिंदुस्तान बचेगा. शुक्रिया मैडम. इज टेकन अवे फ्रॉम OBCs, EBCs, Dalits. Is the Prime Minister not for the Muslims? Is the Prime Minister not for Muslims? How can the Prime Minister violate his own oath of law? How can the Prime Minister deny the benefits of Article 15 and 16? Madam, when it comes to Article 44, let me quote, Madam, please, please, 2 minutes. Let me quote what the Baba Sahib Ambedkar's article on Article 44 on 2nd of December. Ambedkar quoted, "We must remember, including members of Muslim community who have spoken on this subject, one can appreciate the feelings very well. The sovereignty is always limited. No matter even if we assert it is unlimited, because sovereignty in the excess of power must reconcile itself to the sentiment of different communities. No government can exercise its power in such a manner as to provoke the Muslim community to rise in rebellion." This is what Ambedkar said on 2nd of December. You talk about UCC. I challenge you. Can you take out Article 371 and 371G? Can you impose uniform civil code in Kashmir? No, you cannot. People who talk about benefit of Muslim women, let me remind you, what about Article 21? Right to life. What about यही सिलसिला चलता रहेगा मैडम. तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये ऐवान सिर्फ अक्सर तबके का होकर रह जाएगा. बाबा साहब अम्बेडकर ने अक़लियतों के लिए आर्टिकल 29 और 30 को दिया मैडम. 29 और 30 के तहत अक़लियतों की जबान, उनके कल्चर और उनके तालीमी इदारों की हिफाजत होती है. मैं यहां पर आपकी इजाजत से, बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को क्या कहा था? कहा था कि डू डाई हार्ड्स who have developed a kind of fanaticism against minority protection. I would like to say 2 things. One is, minorities are an explosive force which, if it erupts, can blow up the whole fabric of the state. The history of Europe bears ample and appalling testimony of the fact. Minorities of India have agreed to place their confidence in the hands of majority. He said it is for the majority to realize the duty, not to discriminate against minority. This is the golden word said by Baba Sahib Ambedkar. Why are Muslims being denied the benefits of Article 15 and 16? Madam, the Prime Minister have taken oath. The oath of Prime Minister who took 26 May was, "I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law." But I have seen the Prime Minister openly saying that he will sacrifice his life if reservation is... ओवैसी जी. का शुक्रगुजार हूं. मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, मुझे 7 मिनट दीजिए, मैं खत्म कर दूंगा. मैं मैडम प्लीज, मैं आपसे वादा कर रहा हूं. मैं वादा कर रहा हूं. You please try. मैडम बिल्कुल. Actually, you have 3 minutes. मैं आपको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैडम, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि आज जिस शख्सियत को हम खराज अकीदत पेश करने के लिए खड़ा हुए, प्लीज प्लीज प्लीज, आपको 2 मिनट दे दूंगी. आपको भी 3 मिनट बोला है मैंने. प्लीज 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 बैठिए ना, आप बैठिए, आपको भी मिलेगा. प्लीज. यस, अरे बाबा दे दूंगी, बैठिए प्लीज.
मैडम, will also get. You will also get 2 minutes. हम जिस शख्सियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर इस इजलास को बुलाया गया है, मेरी नज़र में वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े दानिशमंद थे, बेहतरीन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, Yes. बेहतरीन माहिर माशियात थे। और मैंने इस बात को पहले भी अवाम में दोहराया, आज भी दोहरा रहा हूं कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कायद था महात्मा गांधी से बढ़कर तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। मैडम, इस मुल्क में my life, which was taken away in emergency time, which was taken away in 92 December, which was taken in the streets of Delhi in 84, which was taken away in the streets of Ahmedabad, where did right to life go? Right to life have been abused. We talk about paying homage to Ambedkar, madam, but the communal rights in India are an example of violation of Article 21. Yes. Madam, I am concluding. Right to life is a fundamental right. Article 48 is not a fundamental right. Madam, may I also Yes, point out, yes. lastly, madam, may I also point out what the Honorable Home Minister Now said. complete. Madam, concluding, the Honorable Home Minister talked about secularism. I want to know from him, Madam Speaker, are the statements given by his own ministers that if you want to eat beef, go to Pakistan? Yes. Does he believe in yogic farming? Does he believe that Quran and Bible are not the soul of this country? Does he believe what the Haryana CM has said? Madam, what is secularism? What is secularism? Let them define. Madam, please allow me to Madam, allow me to conclude. Yes. Madam, allow me to conclude. Allow me to conclude by saying secularism is the basic. हमारे मुल्क में इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर नेहरू वजीर आजम नहीं बनते तो अंबेडकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाते, और अगर नेहरू वजीर आजम नहीं बनते तो कोई और इस दस्तूर को बनाता और यकीनन हिंदुस्तान एक मजहबी मुल्क बन जाता। तो यकीनन खराज अकीदत पेश करना पड़ेगा हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम को भी। तीसरी बात यह है मैडम कि आज हम देखते हैं कि इस मुल्क के वजारत उज़्मा के ओहदे पर बड़े लोगों ने उसको मौका मिला है, मगर मैं यह मानता हूं कि 3000 साल की मसाइब और मुश्किलात और जुल्म के खात्मे और उसके एक पैगाम देने के लिए बहुत जरूरी है कि आज हिंदुस्तान को जरूरत है कि एक दलित हिंदुस्तान का वजीर आजम बने। इससे एक बहुत बड़ा सही पैगाम जाएगा। पांचवी बात यह है मैडम कि आज हमारी जमहूरियत, हमारे बुजुर्गों ने इस बात को फैसला किया कि हमारी जमहूरियत पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी, मगर आज हम क्या देखते हैं कि अफसोस के साथ हमारे इस ऐवान में सिर्फ 6% मुस्लिम अक़लियत के नुमाइंदे जीत के आते हैं। बताइए ये कहां तक उन लोगों के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं जिन्होंने ये ख्वाब देखा था कि हिंदुस्तान पार्लिमानी जमहूरियत को अपनाएगा और पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाएगा। अगर